आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी सरकार का ऊर्जा सेक्टर में बड़ा फैसला, तीनों निगमों में अचानक बड़े स्तर पर बदलाव, कई बड़े अफसर हटे, नए शहरों को जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखी द केरला स्टोरी 2, मॉल ऑफ देहरादून में देखी फिल्म, समाज में जागरूकता बढ़ाने की कही बात। अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिविर में सुनी गई जन समस्याएं, 54 में से 43 का मौके पर समाधान। रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और प्रदेश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं, मुख्य सचिव की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील, घरेलू और व्यावसायिक गैस की नियमित आपूर्ति। और हरिद्वार के अस्पतालों में हंगामे पर सख्ती, निजी अस्पताल ने दर्ज कराई शिकायत, अस्पताल प्रबंधन ने साझा की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। आपको बता दें कि ये सभी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार पर कार्य कर रहे हैं, जिस पर प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के अनुसार यूजेवीएनएल और एमडी अनिल कुमार के एमडी संदीप सिंघल को पद से हटा दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉल ऑफ देहरादून में बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म समाज में हो रही संवेदनशील घटनाओं को सामने लाकर लोगों में जागरूकता पैदा करती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के सल्ला रौतेला में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शाह मैदान में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की। शिविर में 54 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 43 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। साथ ही 739 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और 349 आवेदन भी मौके पर भरे गए। जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार लगातार निर्बाध तरीके से 2-3 माह से हर नया पंचायत स्तर पर गतिमान है। और आज सल्ला रौतेला में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला। और यहाँ पर हमारे चाहे वो बाल विकास हो, पशुपालन हो, या स्वजल हो, जल निगम हो, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण हो, ऐसे कई सारे राजस्व विभाग हो, कई सारे विषय यहाँ पर आए। और निश्चित रूप से उन विषयों के साथ में संबंधित अधिकारी और संबंधित शिकायतकर्ता दोनों को ही आमना सामना कराते हुए स्वयं उनकी मध्यस्थता करते हुए समस्या का समाधान करने के लिए उचित दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिया गया है। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्दम ने एलपीजी गैस को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों में भी व्यावसायिक सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। आम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक है और सफिशिएंट तरीके से उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। तो उसके संबंध में कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके लिए भी हमने खास करके जो हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे और उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं।
और उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्दम ने नैनीताल जिले के दौरे के दौरान भवानी राती घाट बाईपास और कैचीधाम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन से पहले बाईपास मार्ग पर यातायात सुचारू किया जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि इस मार्ग के शुरू होने से कैचीधाम में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा एक तो पार्किंग बनाई जा रही है, प्लस बाईपास का निर्माण हो रहा है। कोशिश यह है कि जो मेला लगता है बाबा का जून में, उसके पहले हम बाईपास को चालू करने के लिए निर्देशित किया गया है पीडब्ल्यूडी को, और पार्किंग भी मिनिमम जितना हो सकता है उतना वो उसके पहले ही स्टार्ट कर दें। तभी इनके साथ साइट इंस्पेक्शन भी किया गया जो बाईपास बन रहा है, प्लस ये पार्किंग का भी देखा गया। इसमें जो पार्किंग की फैसिलिटी प्लस जो इसकी एंट्री एग्जिट है वो कैसे स्मूथन हो सकती है, वो कंसर्न एजेंसी जैसे पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उसको सुविधाजनक बनाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के चिंयाली सौड़ ब्लॉक में बनगांव चौपड़ा कसलाना मोटर मार्ग के द्वितीय चरण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य योजना के तहत करीब 214 लाख रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बनाया जाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरी यमुनोत्री विधानसभा की 10गी, हाथड़ और बिस्पट्टी के और हमारे बरनीगार, गोडर खाटर के सभी जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हमारे चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग की उन्होंने जो स्वीकृति दी है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए है, जहां करीब करीब 20-25 वर्षों से ये मांग वहां के लोगों के द्वारा लगातार की जा रही थी। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस की एकजुटता को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से संघर्ष कर रही है। यशपाल आर्य ने बताया कि पार्टी लगातार विभिन्न जन मुद्दों पर जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी करती रहेगी। संशय, ये संदेह, ये संशय क्यों अक्सर हमारे ये प्रश्न होते हैं कि एकजुट होगी या लड़ेगी, क्या हम एकजुट नहीं? सड़क से लेकर सदन तक, सड़क में देखिए, विधानसभा सत्र में देखिए, कमी महसूस हो रही है। आप सड़कों पर हम एकजुट हैं। हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो लड़ाई लड़ रही है, हमारा लक्ष्य है 2027 में भाजपा को पराजित करना। ये हमारा लक्ष्य है और हम सब एकजुट हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद बर्दम ने की। बैठक में सामने आया कि 4332 घोषणाओं में से अब तक केवल 2444 पर ही शासनादेश जारी हो गया है और वही 417 योजनाएं अभी भी अधूरी है और 345 घोषणाएं वापस लेनी पड़ी। चुनावी वर्ष से पहले बाकी योजनाओं के पूरा होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने सरकार का फैसला बचाव करते हुए यूसीसी नकल विरोधी कानून और महिलाओं को आरक्षण जैसे कदमों में बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए, ऐसा 50% काम नहीं कह सकते कि सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसको पूरा धरातल पर देखा गया, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर देखा जाए तो यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उसके बाद महिलाओं को जो 30% 36 आरक्षण दिया जा रहा है, धर्मांतरण कानून है, नकल विरोधी कानून के आने के बाद से 27,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त करी है। तो ये कहना एकदम अनुचित है कि मात्र 50% योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। और महिला पोषण योजना जो है वो भी लगातार चल रही है।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में देहरादून में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि बैठक में प्रदेश के उन क्षेत्रों पर विशेष चर्चा की गई है जहां पार्टी किसी कारण से कमजोर रही है। कल प्रदेश भर की संगठनात्मक बैठक देहरादून में हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्र से दोनों महामंत्री हमारे दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे प्रभारी भी हैं, वो इसमें रहे और हमारे तरुण चुग जी उसमें आए थे और बाकी हमारे जितने सांसद हैं वो भी उपस्थित रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी नरेश बंसल जी और सभी का उसमें रहना हुआ। प्रदेश भर से भी हमारे जितने विधायक हैं जो चुनाव लड़े वो भी, पूर्व के विधायक भी और उसमें जिले के अध्यक्ष, प्रभारी, ऐसे सभी लोगों का रहना बैठक में रहा। और देहरादून में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी प्रदेश संगठन की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। बैठक में दुष्यंत गौतम की मौजूदगी खास चर्चा में रही, क्योंकि अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद उन्होंने कुछ समय तक दूरी बनाई थी और ऐसे में कार्यक्रम में उनका स्वागत किए जाने पर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहां विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। देखिए, ये पूरे बड़े अफसोस की बात है और मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति पे अंकिता के साथ जो दुष्कर्म की कोशिश हुई, यौन शोषण की कोशिश हुई, उसकी हत्या हो गई और उनकी मौजूदगी वहां पे बताई गई है और उस व्यक्ति से कुछ 2 महीने इन लोगों ने दूरी बनाई है और उस व्यक्ति को वापस ये उत्तराखंड में लेके आए, उत्तराखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं ये छलावा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। उस व्यक्ति को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और देहरादून में खेलो मास्टर्स गेम्स को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां 40 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड के महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वरिष्ठ खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 से अब तक नेशनल स्तर पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने फुटबॉल और एथलेटिक्स से कई पदक जीते हैं। पहले तो तहे दिल से धन्यवाद पूरे उत्तराखंड की मीडिया का। आज हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा टीम उत्तराखंड, मैं खेलो मास्टर नेशनल गेम्स का उत्तराखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी टीम विगत 5 वर्षों से नेशनल खेलने जाती है, जिसमें उम्रदराज लोग, हम उनको उम्रदराज ही बोलेंगे, हम युवा बोलेंगे, 30+ से लेकर 70+ के तो खिलाड़ी हैं और फुटबॉल और एथलीट्स में हम लोग जा रहे हैं। विगत 4 वर्षों से भी हम लोग गए हैं, जिसमें हमारे 40+, 30+, 50+, 60+ में हम लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। इस वर्ष फिर पुनः जा रहे हैं हम लोग। 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में हमारी नेशनल प्रतियोगिता होगी। और देहरादून में उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के 12 से 14 प्रमुख नेताओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेतृत्व ने इसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ते जन समर्थन के संकेत बताए हैं। इस बीच मूल निवासी सशक्त भू कानून, जल जंगल जमीन, पलायन, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। देखिए जी, अभी संख्या बल तो लगाया नहीं टोटल तो लगाया नहीं अभी कि कुल कितने लोगों ने किया, पर ठीक रहा, अपेक्षा से अधिक रहा। दूसरा ये है कि ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है हम लोगों का। हमारे जो इस समय जो हमने चला रखा है वो खाली सदस्यता अभियान जोड़ो, कहीं हमारी जनसभाएं नहीं हो रही है, कहीं हमारे भाषण नहीं हो रहे। एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जनता के
दरवाजे तक हमें पहुंचना। देखिए, मूल निवास बुकानूर संघर्ष समिति जिसमें संयोजक भी हूँ, तो हमने लगातार बैठकें करी और हमने ये देखा कि जिस तरह उत्तराखंड सरकार की क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति निरस्ता है का भाव है और बुकानूर मुद्दे और मूल निवास के मुद्दे पे भी उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो अब जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस समय गैर राजनीतिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमें स्पष्ट उत्तराखंड क्रांति दल के उस झंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिस झंडे ने हमें इस राज्य दिलाया, इस राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया, क्षेत्रीय सीमिता में स्पष्ट स्टैंड रहा है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूँ, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित हरिचांद गोचांद धाम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मतुआ महामेले के दौरान महावारंगी के पावन अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में जो है मंदिर परिसर में स्थित कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई और अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना की। बहुत पवित्र स्नान, लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस स्नान के लिए पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह पवित्र हरिचांद गुरुचांद धर्म स्थान और वहां पर जो आस्था का एक सैलाब आया,
पूरे देश से, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, लाखों लाखों श्रद्धालु ये आस्था और ये आस्था का जो स्नान है, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके साथ साथ जितने भी पुराना अगर कोई रोग भी हो तो वो निरोगी होते हैं। ये आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। चांद मंदिर में महावारुणी स्नान, जैसा आप देख पा रहे हैं कि लाखों भक्त प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा को देखते हुए यहाँ पर आते हैं और पूरे देश से, चाहे हम बात करें उड़ीसा की, चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, इस देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। देखिए, श्री गुरुचंद हरिचंद एक बहुत सृष्टि के भगवान थे। उनके यहाँ मोदी जी क्या, वहाँ तो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा है गोपाल बाबा जी थे, उनके ऊपर अपार कृपा थी। देखो आज कहाँ से श्रद्धालु कलकत्ता, उड़ीसा, कर्नाटक सब आ रहे हैं और गूंज गांव से नाच रहे हैं और कई जगह समाधि में रो रहे हैं गोपाल बाबा जी को याद करके, क्योंकि गोपाल बाबा जी ने इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी जहाँ जहाँ उनके श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत किया है। साल पिछले साल से भी ज्यादा भक्तगण का आगमन हुआ। पिछले साल जिसने मन्नत किया, लाखों लोग मन्नत किया, सबको मन्नत ठाकुर जी ने पूरा किया। एक बार जितना शांतिपूर्ण महावारुणी का स्नान हुआ, प्रशासन ने और सहयोग किया और मीडिया कर्मी सबने अपना ही उत्सव मान के मेहनत किया। दिनेशपुर में रहते हैं और हर बार यहीं पे मेला लगता है बहुत बड़ा, और यहाँ पे डुबकी लगाते, नहाते, सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आते, सबकी मनोकामना पूरी होता है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और जो भी मतलब किसी का कुछ भी हो, जैसे कोई बीमारी सबको सही हो जाता है। इसे आपने क्या मन्नत मांगी है और अगर मन्नत पहले मांगी तो पूरी हुई? सबका हो जाता है, सबकी मनोकामना पूरा होता है और हमारा भी मन्नत था, इसलिए हम लोग आए और हमारी मनोकामना पूरा हो गया, इसलिए हम लोगों ने नहाया यहीं पे। बहुत ही अच्छा लगा यहीं पे। हम लोग जो है ना आगरा से आए हैं, हर साल आते हैं। हमारी जो आस्था है वो तो बीडी में है, मेन जो आस्था है, फिर कलकत्ता में है, फिर हम आगरा से इतना दूर जाने में हमें देर लगता है, 2-3 दिन टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ जो आस्था होता है सब लोग हर साल ही आते हैं और मुझे यहाँ जो मनोकामना होता है, जो मांग के जाते हो पूर्ण हो जाता है ठाकुर के नाम पे। तो हम इसीलिए हम हर साल आते हैं यहाँ। हर बार आप लोग आते हैं जैसे हमने हमारी खास की जो बहन है उसकी 9 साल शादी हो गई थी, बच्चा नहीं होती थी, तो हमने मांग के गए, वो पूरी हो गई उसकी। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसको लेकर अब माना जा रहा है कि नए परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर नए परिसीमन से पहाड़ की सीटों पर खतरा भी मंडराने की आशंका जताई जा रही है। तो इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह जुफाल ने कहा कि प्रदेश में परिसीमन भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की मांग उठी, कहां से उठी? विशेषकर पर्वतीय जनपदों से आवाज उठी, वहीं से शुरू हुआ। फिर उसमें धीरे धीरे उधम सिंह का भी मिल गया, फिर हरिद्वार को भी प्रदेश सरकार ने भी कहा, केंद्र से सरकार ने कहा कि भाई हरिद्वार को कुंभ को मिलाओ, तो कुंभ को मिलाओ तो फिर रुड़की को भी मिलाओ वाली बात आई, तो सब लोगों का भी सहयोग रहा। तो उत्तराखंड का जो इस समय की मांग थी, मांग के हिसाब से जो परिसीमन है भाई उस क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। आपके 25,000 में भी तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा बनी है, 25,000 में भी तो ये क्यों सोते हैं? हमारे यहाँ तो 50 या 60-70 हजार से ज्यादा वोटर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।